नमस्कार, राष्ट्रभोज से मैं पवन केसवानी। 4 जून की सुबह 8 बजे से जैसे ही मतगणना के परिणाम आने लगे, 5 घंटे बाद बीएसई का सेंसेक्स 6000 के नीचे चला गया और एनएसई का निफ्टी भी 1900 अंक नीचे चले गया। शेयर मार्केट की इतनी बड़ी गिरावट 30 लाख करोड़ रुपए लोगों का सुहा कर गई। कोरोना के बाद इतनी बड़ी गिरावट दरअसल एक बहुत बड़ा संकेत था। 543 सीटों में हुए मतदान में जहां छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने एक तरफा जीत हासिल की, वहीं महाराष्ट्र, राजस्थान और यूपी जैसे राज्यों में अप्रत्याशित रूप से इंडिया अलायंस को बढ़त मिली। एग्जिट पोल को एक बार फिर झूठा साबित करते हुए फैलोदी के सट्टा बाजार ने बता दिया है कि वहां से निकली हुई भविष्यवाणी ही असल साबित हो सकती है। देश ने एक बहुत बड़ा संकेत दिया है। लोकसभा चुनाव के जिस तरह के परिणाम आ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी को अपने बूते जहां बहुमत भी हासिल नहीं हो पा रहा है, वहीं इंडिया अलायंस ने जिस तरह से खासकर यूपी सहित अन्य जगहों पर जबरदस्त उछाल लिया है, उससे राजनीतिक पंडित हैरान है, परेशान है कि आखिर ये सब हुआ क्यों। इस पर आगे समीक्षा होगी, मंथन होगा, लेकिन एक बात तो तय है, कुछ बड़े चेहरे जो हारे हैं वहां से एक संदेश तो साफ तौर पे गया है कि अब ठसक और अकड़ वाले नेता नहीं चलेंगे। सुचिता, सरलता और सहजता वाले नेता और व्यक्तित्व को लोग पसंद कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने जहां 40 से 55 साल वाले चौथी पीढ़ी के लोगों को आगे किया, वहां भारतीय जनता पार्टी को सफलता भी मिलते नजर आई। लेकिन ऐसी सफलता के पीछे राजनीतिक लिहाज से 55 साल की एक युवा नेत्री कहीं पीछे छूट गई। दूसरी बार लगातार लोकसभा चुनाव में उनकी हार हुई है। नाम बहुत बड़ा है, पद भी बहुत बड़ा था, लेकिन जिस तरह की हार हुई है, उनकी इस हार से एक बहुत बड़ा संदेश जा रहा है। नाम है सरोज पांडे। भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े पदों में रही है। मौजूदा समय में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। हाल में ही राज्यसभा की सदस्य रही। उनका कार्यकाल जैसे ही समाप्त होने को था, उसके पहले ही भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें टिकट दे दी। टिकट मिलते ही उन्होंने न्यूज 18 के एक पत्रकार को कहा, मेरे लिए कांग्रेस की प्रत्याशी कोई चुनौती नहीं है। कांग्रेस अपनी बची कुची सीट बचा ले तो यही बहुत बड़ी बात होगी। शायद सरोज पांडे के इसी व्यवहार ने उनको एक बार फिर हार का मुंह दिखाया है। कोरबा, जहां से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, संगठन ने अपनी तैयारी में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। अमित शाह जैसे बड़े कद्दावर नेता की सभाएं हुई। भारतीय जनता पार्टी की तैयारी भी काफी थी, लेकिन जैसे ही मैंने पिछले दिनों सरोज पांडे की जीत की संभावना वाला एक वीडियो बनाया तो उसके विपरीत कमेंट सेक्शन में लोगों ने काफी तीखी प्रतिक्रिया दी। सरोज पांडे को बाहरी बता दिया तो कई लोगों ने उनके व्यवहार को लेकर उंगलियां उठाई। कोरबा से सरोज पांडे की हार पर हम आगे विश्लेषण करेंगे। पहले सरोज पांडे के इस व्यवहार को देखिए। जब टिकट मिली थी तब उन्होंने न्यूज 18 के पत्रकार से किस तरह से बात की थी। कोरबा से आपको प्रत्याशी बनाया गया है और वहाँ भी एक महिला सांसद है, कितनी चुनौती मानती है? कोई चुनौती नहीं है। विपक्ष अपने गिने चुने सीटों को बचा ले तो भी बहुत बड़ी बात। कोरोना संक्रमण काल के दौरान शेयर मार्केट ने जिस तरह से गोते लगाए थे, वैसा ही माहौल अभी नजर आ रहा है। 4 जून की दोपहर 2 बजे तक 30 लाख करोड़ रुपए लोगों के डूब चुके थे। साथ ही राजनीतिक गलियारों में कई अरमान भी डूब चुके थे। जो नारा चल रहा था, अब की बार 400 पार, वो नारा शाम होते होते तक बदल कर रह गया। मोदी सरकार तीसरी बार। ऐसे हालात क्यों होंगे, इस पर लगातार समीक्षा होगी। समीक्षा तो इस बात की भी होगी कि मंगलसूत्र से लेकर मुजरे तक की बात क्यों बोलनी पड़ी। समीक्षा तो इस बात की होगी कि जिस 22 जनवरी 2024 को यूपी के अयोध्या में प्रभु श्री राम के मंदिर निर्माण और प्राण प्रतिष्ठा को जिस भव्य तरीके से प्रस्तुत किया गया, आखिर उसी यूपी में भारतीय जनता पार्टी को इतनी भारी असफलता क्यों मिली। मैं असफलता बोल रहा हूं या हार नहीं। मामला 50-50 में क्यों आया। शुरुआती अध्ययन में ही राजनीतिक पंडितों का मानना है, यूपी जहां से दिल्ली की गद्दी तय होती है, यहां 80 सीट काफी मायने रखती है। जिसने यूपी जीता वही दिल्ली पर राज करेगा। फिलहाल मामला 50-50 में है और भारतीय जनता पार्टी को अपने पुराने परफॉर्मेंस से जहां 50 सीटें कम मिल रही है और कांग्रेस को जहां 50 तक की उम्मीद थी, तो कांग्रेस को 100 सीटें मिल रही है। कांग्रेस के लिए खुशी का कारण यह है कि पिछली बार से दुगनी सीट मिली और भारतीय जनता पार्टी के लिए दुख का कारण यह है कि अपने दम पर बहुमत से कुछ सीटें भारतीय जनता पार्टी पीछे रह गई। हालांकि इस बार भारतीय जनता पार्टी को एनडीए के अन्य साथी घटक दलों के नखरे ज्यादा उठाने पड़ेंगे। प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी जी के लिए नई शेरवानी तो सिलवानी पड़ सकती है, लेकिन शेरवानी का साइज शायद थोड़ा
छोटा हो जाए, जीत थोड़ी फीकी मानी जा रही है। ऐसे हालात में हमें छत्तीसगढ़ की सरोज पांडे की इस हार पर चिंतन करना होगा और यहाँ गहराई से समझना होगा कि तमाम परिस्थितियां जब सरोज पांडे के पक्ष में थी तो आखिर कोरबा से भारतीय जनता पार्टी की हार क्या सरोज पांडे की व्यक्तिगत हार है, इस पर भी आगे चिंतन मनन जारी रहेगा। 2014 में मोदी लहर के दौरान भारतीय जनता पार्टी ने दुर्ग से एक इकलौती सीट हारी थी, वहां से हारने वाली कैंडिडेट थी सरोज पांडे। उस हार के करीब 4 साल बाद भारतीय जनता पार्टी ने 2018 में छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव के चंद महीना पहले 23 मार्च 2018 को सरोज पांडे को राज्यसभा के लिए 6 सालों तक निर्वाचित करवा दिया। 2024 में उनके कार्यकाल समाप्त होने के साथ ही साथ सरोज पांडे को कोरबा से कैंडिडेट बना दिया गया। सरोज पांडे की राजनीति पर यदि गौर करें तो उनकी राजनीति की असल शुरुआत तो 1999 से मानी जाती है, जब वो दुर्ग की महापौर निर्वाचित हुई थी। लगातार 10 साल तक महापौर रही। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें विधानसभा की टिकट दी। 2008 में वैशाली नगर से करीब 22,000 वोटों से वो जीतती हैं। चंद महीनों बाद उन्हें दुर्ग का प्रत्याशी बनाया जाता है, जहां से लगातार 4 बार ताराचंद साहू सांसद थे, लेकिन पार्टी से बगावत के कारण उन्हें पार्टी से निलंबित कर दिया गया था। ऐसे हालात में त्रिकोणीय मुकाबला होता है और सरोज पांडे बमुश्किल 20,000 वोटों से जीत कर आती हैं, लेकिन अपनी जीत को वो बरकरार नहीं रख पाती और 2014 में दुर्ग से वो लोकसभा का चुनाव हार जाती हैं। बावजूद इसके भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने सरोज पांडे पर विश्वास दिखाया। न केवल उन्हें भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय प्रवक्ता बनाया, महिला मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया, राष्ट्रीय महासचिव बनाया, तमाम बड़े पदों के साथ राज्यसभा का सांसद भी बनाया। यानी पिछले 25 सालों से सरोज पांडे भारतीय जनता पार्टी का कृपा पात्र बनी नहीं। वैसे सरोज पांडे कभी भी एक बड़ी मॉस बेस या जनाधार वाली नेता नहीं बन सकी। बावजूद इसके वो पढ़ी लिखी थी, महिला थी, युवा थी। इससे एक अच्छा संदेश जाता। महिलाओं को आगे लाने की रणनीति को ध्यान में रखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने लगातार उन्हें मौका दिया, लेकिन कोरबा से उनकी लोकसभा की दूसरी हार ने एक गहरा संदेश दिया है। वो संदेश इस बात का है कि जमीनी स्तर पर काम करने वाले अंतिम कतार में बैठे हुए अंतिम कार्यकर्ता के लिए चिंतन किया जाए। पंडित दीनदयाल उपाध्याय का यही एकात्म मानववाद का दर्शन था, लेकिन कई बार परिस्थिति और रणनीति के अनुसार कड़वे निर्णय लेने पड़ते हैं। जमीनी कार्यकर्ता ऐसी उलझी हुई रणनीति को शायद नहीं समझता, बेहद भावुक होता है। वो दिखाने के लिए काम तो करता है, लेकिन जब दिल से कार्यकर्ता काम नहीं करता है तो परिणाम भी अप्रत्याशित हो जाते हैं। कैंडिडेट का मजबूत होना, साफ सुथरा होना, निर्विवाद होना काफी मायने रखता है। सरोज पांडे की इस हार ने सोचने को मजबूर कर दिया है। इतनी बड़ी प्रोफाइल के बावजूद सरोज पांडे आखिर हार कैसे गई? कोरबा लोकसभा के इतिहास और सरोज पांडे की हार के मूल वजहों पर मैं आगे आऊंगा, लेकिन उससे पहले जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, जहां भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ा, परिणाम किस तरह से आए। हालांकि तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनने जा रही है। आप इस आंकड़े पर गौर करें, कल तक जिस पर किसी को यकीन नहीं था, वरना सेंसेक्स के इतने बुरे हालात नहीं होते, 30 लाख करोड़ का भारी भरकम नुकसान नहीं होता। बीते 1 जून को जैसे ही चुनाव आयोग की ओर से एग्जिट पोल पर प्रतिबंध हटाया गया, तभी हमने स्पष्ट कर दिया था कि तमाम सर्वे एजेंसियां जो आंकड़े बता रही है वो झूठे हैं। हमारा वो थंबनेल भी आप देख सकते हैं। हमने सट्टा बाजार पर यकीन किया था, खासकर फलोदी का सट्टा बाजार, जो आंकड़े दिए थे कि 300 के आसपास एनडीए को सीटें मिलने जा रही है, आखिरकार वही हुआ। क्या फलोदी के सट्टा बाजार के पास कोई जादुई मंत्र था? यदि हम इससे तुक्का कहें तो तुक्का एक बार लगता है, बार बार नहीं। विधानसभा चुनाव के दौरान भी हमने जो आंकड़े प्रस्तुत किए थे कि छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, वो थंबनेल भी आप हमारा देख सकते हैं। तब हमने 52 सीटों का दावा किया था। आखिरकार छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी को 54 सीटें मिली। तब भी सारे एग्जिट पोल झूठ बोल रहे थे, गलत जानकारी दे रहे थे, ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार छत्तीसगढ़ में किसी भी सूरत में नहीं बनेगी। ठीक वैसे ही जैसे छत्तीसगढ़ के मामले में 11 की 11 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिलेगी, एग्जिट पोल ये दावा कर रहे थे। तब भी चर्चा सरोज पांडे और भूपेश बघेल की हो रही थी। पुराने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल राजनांदगांव से चुनाव लड़ रहे थे और सरोज पांडे कोरबा से ज्योत्सना महंत के विरुद्ध चुनाव लड़ रही थी। लेकिन अब जबकि स्थिति स्पष्ट हो चुकी है, छत्तीसगढ़ से दिल्ली की संसद तक
एक ही पांडे जाएगा, संतोष पांडे। सरोज पांडे के लिए इस बार भी अच्छी खबर नहीं है, लेकिन यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि विधानसभा में आमतौर पर फैसला 5 से 10 हजार के चुनाव के अंतर पर हो जाता है, जबकि लोकसभा चुनाव में चूंकि मतदाता 15 से 20 लाख तक होते हैं तो इसमें मार्जिन अच्छा खासा होता है। 1998 में जब कोरबा जिला बना, उसके 10 साल बाद 2008 में परिसीमन के बाद कोरबा लोकसभा क्षेत्र अस्तित्व में आया। 2009 के पहले ही लोकसभा चुनाव में यहां से चरणदास महंत जीत कर आए थे, तब उनकी जीत का अंतर करीब 20,700 यानी 21,000 के आसपास था। इसी तरह 2014 में भारतीय जनता पार्टी ने चरणदास महंत को 4,300 के आसपास के वोटों के अंतर से हराया, और इसके बाद 2019 का जब लोकसभा का चुनाव हुआ तो चरणदास महंत की पत्नी ज्योत्सना महंत ने भारतीय जनता पार्टी को ज्योतिनंदन दुबे से करीब 26,000 वोटों से हराया। इस बार भी जो सरोज पांडे की हार हुई है, वोटों का अंतर यदि आप देखें तो आपको हैरानी होगी कि आखिर कोरबा लोकसभा सीट से इतने कम वोटों से कैसे हार जीत का फैसला हो जाता है। एक तरफ सरोज पांडे की हार की गिनती जारी थी, वहीं दूसरी ओर उनके जीजा जबलपुर से आशीष दुबे भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट के रूप में 5 लाख वोटों की बम्पर जीत की ओर आगे बढ़ रहे थे। कोरबा के घमासान के दौरान कांग्रेस प्रत्याशी ज्योत्सना महंत ने जीजा साली को भाजपा से टिकट दिए जाने के मुद्दे को कई बार जनता के बीच उठाया, और सरोज पांडे ने भी ज्योत्सना महंत पर व्यक्तिगत प्रहार करने में कोई देरी नहीं की। सरोज पांडे वैसे तो अपने बयानों के लिए जानी जाती हैं, लेकिन जिस तरह से उन्होंने कोरबा की धरती में तेवर दिखाए, अपने साथ दुर्ग भिलाई के कार्यकर्ताओं को ले जाकर जिस तरह से चुनावी मैनेजमेंट तैयार करने की कोशिश की, कोरबा के स्थानीय कार्यकर्ताओं को वो रास नहीं आया। भले से स्थानीय संगठन फ्रंट फुट पर नजर आया, लेकिन पर्दे के पीछे और असल मैनेजमेंट सरोज पांडे के पारिवारिक और करीबी लोगों के हाथ में ही था। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन में देख पा रहे हैं, स्थिति स्पष्ट हो चुकी है। सरोज पांडे कोरबा से हार चुकी हैं और ज्योत्सना महंत एक बार फिर सांसद कोरबा से निर्वाचित हुई है। अपने स्कूल के एग्जाम में कोई बच्चा यदि लगातार सप्लीमेंट्री से या 3rd डिवीजन से पास होता है, अचानक उसे 2nd डिवीजन मिल जाए तो चेहरे की मुस्कान क्या होती है, ऐसी मुस्कान को यदि समझना हो तो राहुल गांधी के चेहरे को देखना होगा। लगातार उन्हें मुस्कुराने की कोई बड़ी वजह नहीं मिल रही थी। भले ही कांग्रेस की सीटों में कुछ इजाफा हुआ है, लेकिन जब कांग्रेस को 100 सीटें भी नहीं मिल सकी, तब भी कांग्रेस इसे अपनी जीत मानकर चल रही है। भारतीय जनता पार्टी जो 250 का आंकड़ा भी पार नहीं कर सकी, इसे लेकर कांग्रेस को एक बार फिर मोदी के विरुद्ध तंज कसने का मौका मिल गया। सोशल मीडिया का दौर है, ऐसे दौर में जहां मर्यादा का पालन नहीं किया जाता, खासकर शब्दों की मर्यादा जैसे कोई शब्द तो रह ही नहीं जाते। आने वाले 2-3 दिनों में जिस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल होगा, उस पर भी आपको गौर करना होगा, समझना होगा कि राजनीति की सुचिता का पाठ पढ़ाने वाले लोग किस तरह की शब्दावली और भाषा शैली का इस्तेमाल करते हैं। आज मैं उस पर चर्चा नहीं करूंगा, लेकिन आपने गौर किया होगा कि जिस तरह से मध्यम वर्ग से उठे हुए लोगों को भारतीय जनता पार्टी ने मौका दिया, खासकर 40 से 55 साल के बीच की चौथी पीढ़ी को मौका दिया। ऐसी पीढ़ी ने कमाल कर दिखाया, चाहे वो छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा हो, उप मुख्यमंत्री अरुण साव हो या विष्णु साय हो, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से लेकर डॉक्टर भजनलाल शर्मा जैसे वो तमाम नाम हैं जिन्हें भारतीय जनता पार्टी ने बरसों तक तैयार किया। अब जब मौका दिया तो वो बहुत बेहतर परफॉर्मेंस कर रहे हैं। ऐसे ही दौर में भारतीय जनता पार्टी से कुछ गलतियां भी हुई। कांग्रेस से आए हुए कुछ बड़े नामधारी चेहरों को सीधे टिकट दे दिया गया और उसका खामियाजा भी भुगतना पड़ा। युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे और कभी राहुल गांधी के बेहद खासम खास रहे अशोक तंवर की मतदान के दौरान ही अचानक तबीयत खराब हो गई, और तबीयत खराब होने के बाद पता चला कि कुमारी शैलजा वहां से जीत गई है। ऐसे में आपको समझ में आ गया होगा कि ऐसी तबीयत अचानक क्यों खराब होती है। कांग्रेस से आए थे। ऐसे ही एक बड़े उद्योगपति नवीन जिंदल, इनका नाम तो आप अच्छी तरह जानते होंगे, ये भी अपना चुनाव हार चुके हैं। न पैसे की कमी थी, न सामर्थ्य की कमी थी, न परिचय की कमी थी। बावजूद इसके इनके बैकग्राउंड को लोगों ने पसंद नहीं किया, इन्हें भी पराजय का मुंह देखना पड़ा। ऐसी पराजय के कड़वे अनुभव के बीच जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा से जीत हासिल की है, वहां जीत के कोई असल हीरो माने जाएंगे तो वो है कैलाश विजयवर्गीय, जिनके चुनाव संचालन में भारतीय जनता पार्टी ने इतनी बड़ी जीत हासिल की। छिंदवाड़ा जो कि कमलनाथ के परिवार का पर्याय माना जाता था, कांग्रेस की ये एकदम सुरक्षित सीट मानी जाती थी, बावजूद इसके वंशवाद से उपजे हुए
नकुलनाथ यहाँ से पराजित हुए। कमलनाथ ने यहाँ अपनी हार स्वीकार कर ली। जब इस बारे में चिंतन किया गया तो पता चला कि स्थानीय जनता ये मान चुकी थी कि कमलनाथ जो भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में है, देर सवेरे वो कांग्रेस को धोखा देकर भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे और भारतीय जनता पार्टी भी उन्हें बाहें फैलाकर ले लेगी। ऐसे हालात में दो नाव की सवारी करने वालों की कैसी हालत होती है वो जनता ने दिखा दिया। दोहरी मानसिकता या दोगले लोगों को जनता बिल्कुल पसंद नहीं करती। कुल मिलाकर 2024 के लोकसभा चुनाव के जो परिणाम सामने आए हैं, उस परिणाम के बाद जाहिर तौर पर भारतीय जनता पार्टी में एक लंबा चिंतन मंथन और बैठकों का दौर शुरू होगा। वजह तलाशी जाएगी और उन मुद्दों पर भी चिंतन होगा जिससे भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं दूरी बनाकर चल रही थी। जिस तरह का माहौल यूपी में खासकर पैदा किया गया, जातिवाद की जो राजनीति का जहर बोया गया, उसकी सफलता का स्वाद तो निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी और उसके सहयोगी कांग्रेस उठाएंगे ही। साथ ही भारतीय जनता पार्टी को यह भी चिंतन करना होगा कि अग्निवीर जैसी अच्छी योजना को सही ढंग से क्यों नहीं प्रस्तुत किया जा सका, जिसका खामियाजा हरियाणा और पंजाब में देखना पड़ा, जहां से एक फर्जी किसान आंदोलन की उपज हुई थी। ऐसे ही ढेर सारे नकारात्मक अनुभव के बीच केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का एक बयान सामने आया, जहां उन्होंने बताया तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी के लिए अपने दम पर सफलता हासिल करना एक बड़ी चुनौती थी। बहुमत के करीब भारतीय जनता पार्टी ने उस चुनौती पर विजय प्राप्त कर ली है। सकारात्मक और नकारात्मक कई पहलू होते हैं। कई विषयों को हमें समझना होगा कि राजनीति से क्या देश और समाज का बेहतर किया जा सकता है। ऐसे ही चिंतन को लेकर हम लोगों से लगातार आगाह करते हैं कि अच्छे लोगों को राजनीति में आना चाहिए। राजनीति बुरी नहीं होती, उसमें काम करने वाले लोग अच्छे या बुरे होते हैं। तो आज के लिए इतना ही। मेरा आपसे आग्रह है कि आप चैनल को देखें, लाइक करें, शेयर करें और नीचे दिए गए नंबरों पर यदि हो सके सहयोग कर सके तो ज़्यादा बेहतर होगा। राजबोध आपका अपना जनमंच है। मेरा आपसे यह भी आग्रह है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपका और हमारा साथ ज़्यादा लंबे समय तक मजबूती से बना रहे। नमस्कार।